अस्सलाम वालेकुम। आप लोग आज MSCS TSL की इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग सेशन में आए हैं। आप सब लोग जो हैं वो अर्ली स्टेज को पढ़ाने में इंगेज हैं ज़्यादातर, और चूँकि ये ट्रेनिंग अरेंज अर्ली स्टेज सेक्शन ने ही की है तो हम इसमें ज़्यादा फोकस अर्ली स्टेज के हवाले से ही बातों में करेंगे। डिटेल में ज़ाहिर है मिस दिनेश, मिस एनी आप लोगों से डिस्कस करेंगी चीज़ें जो इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। मुझे जो इन्होंने ज़हमत दी है वो इसलिए दी है कि कुछ एक जनरल बैकग्राउंड, जनरल डिस्कशन थोड़ी सी बिल्ड कर सकें हम कि यहाँ पे क्या मुख्तलिफ हो रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है, हम यहाँ पे क्या मुख्तलिफ ऐसा कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें बज़ाहिर आपको एक्शंस एक जैसे दिख रहे होते हैं, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन इंटेंट अलग होने की वजह से रिज़ल्ट्स अलग आते हैं, वो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। जैसे कि दो लोग आपको खड़े हुए नज़र आए, दोनों ने एक बकरे को पकड़ा, दोनों ने छुरी से ज़बह कर दिया, क्या दोनों हलाल हैं? एक जो है वो मुसलमान है, उसने बिस्मिल्लाह ये अल्लाहू कह के ज़बह किया, एक मुसलमान नहीं है, उसने किसी और के नाम पे ज़बह कर दिया। एक्शन सेम था दोनों का, लेकिन दोनों का इंटेंट अलग अलग था, उसकी वजह से रिज़ल्ट अलग अलग निकला। तो हमारे यहाँ भी ABC पढ़ाई जाएगी, कहीं और भी ABC पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ भी 1 2 3 पढ़ाई जा रही है, कहीं और भी 1 2 3 पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ भी अलिफ बे पे पढ़ाया जा रहा है, कहीं और भी अलिफ बे पे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इंटेंट के फ़र्क से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इंटेंट का फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है, और इंटेंट के फ़र्क से आपके बिहेवियर पे फ़र्क पड़ेगा। आप ये काम करना क्यों चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आप वो काम कैसे करवाना चाहते हैं। काम क्या करवाना है ये तो इम्पोर्टेंट है, काम क्यों करवाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे करवाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी फ़िलासफ़ी को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, फिर हमें अगर ये फ़िलासफ़ी है तो ये काम ऐसे करवाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि एजुकेट कर क्यों रहे हैं हम बच्चे को, स्कूल क्यों आ रहा है बच्चा, एजुकेट क्यों हो रहा है, उसको हम किसी स्कूल में दाखिल क्यों कराते हैं, स्कूल का मकसद क्या है, कुछ सोचें। जो हमारा इख्तिलाफ शुरू हुआ था एजुकेशन सिस्टम के साथ, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के साथ, इस सवाल से ही शुरू हुआ था, स्कूल का मकसद क्या है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपसे पूछूं खाना क्यों खाते हैं, आज दोपहर खाना क्यों खाएंगे, सब लोग खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि सब खाते हैं। हमारे यहाँ सब रोटी क्यों खाते हैं, सोचते हैं हम लोग कि रोटी क्यों खाते हैं, नहीं खाया करें रोटी, नहीं सोचते ना, क्योंकि सब खाते हैं तो हम भी खाते हैं, अब आदत हो गई है, सब करते हैं तो हम भी करते हैं तो आदत हो गई है। हमारे यहाँ ये वाला ट्रेडिशन क्यों है, हमारी ये वाली रस्म क्यों मनाई जाती है शादी के दिनों में, सब करते हैं तो हम भी करना चाहिए शायद हमें। ये जो बिहेवियर है ये खुद एक स्कूल है, ये बिहेवियर भी एक स्कूल है। स्कूल पता है किसे कहते हैं, स्कूल कहते हैं मछलियों के झुरमुट को, जिसमें वो छोटी छोटी मछलियाँ ना जब मिल मिल के रहती हैं तो बड़ी मछलियों से बच जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी उनके इतना बड़ा होल देख के ना उनसे थोड़ा सा डर जाती हैं या कंफ्यूज हो जाती हैं। तो कंबाइन होके मिल के विजडम एक्वायर करना, तो ये भी एक विजडम है जो हमने सीखी है कि सब करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि आप चीज़ें होती हुई दिखा रहे होते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं कि अच्छा ये करना चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि मैं सोच समझ से कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी जगह आपको बुला रहा हूँ, बच्चे को बुला रहा हूँ जहाँ पे बच्चा ये सीखने आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो किस चीज़ से सीखेगा, सुन के सीखेगा, नहीं सुन के नहीं सीखेगा। आप उसको बता रहे हैं कि तुम्हें मैं सिखाने के लिए बुला रहा हूँ क्या करना चाहिए,
तो फिर वो करते हुए देख के सीखेगा कि क्या करना चाहिए। जो चीज़ आपको जिस बच्चे को सिखानी है वो चीज़ उसी उसी तरह सीखेगा जिस तरह से आप उसको करवाना चाहते हैं। एक बच्चे को शाउट करना सिखाना है तो आप शाउट करना शुरू कर दें, वो शाउट करना सीखेगा, उससे वो मैनर्स नहीं सीखेगा, है ना। अगर आपका बच्चे ने कोई बहुत अच्छी अजीब सी हरकत कर दी और आप उस हरकत को चाहते हैं वो ना करे, अभी आप शाउट कर रहे हैं तो अभी वो हरकत ना करना तो वो नहीं सीख रहा, अभी तो वो सीख रहा है अच्छा जब कुछ ऐसा होता है तो शाउट करते हैं। अब जब भी वो ये इंटरप्रेट करेगा कि आपने कोई ऐसी हरकत की या किसी और ने ऐसी हरकत की जिस पे उसको सही नहीं लगा, तो अब वो भी शाउट करेगा, उसने सीख लिया शाउट करना होता है, एक चीज़ होती है शाउट करना चाहिए। नेचुरली इंसान शाउट नहीं करता है, नेचुरली इंसान के अंदर शाउटिंग जो है ना वो सिर्फ फियर या किसी एक्सट्रीम एग्रेसिव सिचुएशन में होती है, नेचुरली इंसान सॉफ्टली बात करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता है कि आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जिस चीज़ को उनको सिखाना है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग में यहाँ बिठाने का मकसद भी यही है कि हम जो चाहते हैं कि बच्चे करें वो हम बच्चों से कहें कम, बच्चों के सामने करें ज़्यादा, तो बच्चे वो खुद ब खुद करने लगें। उनकी उस जो वेरिएंसेस हैं, बच्चे को जब आप कहते हैं ना आइए हम सब मिलके शेयर करके खाना खाएंगे, आज हम सब मिलके शेयर करके खाना खाएंगे, तो जब आप सब टीचर्स मिलके शेयर करके खाना खा रहे होंगे ना, तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि बेटा बच्चों मिलके शेयर करके खाना खाते हैं। और जब 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 भी आप स्कूल करते हैं ना कोई चीज़ों को, तो कोई एक ना एक मछली जो है ना बाहर निकल के कहती है कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। उसको तवज्जो ही चाहिए सिर्फ, जो उसको नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएगी। उसको ऐसा लगता है कि जब यहाँ पे सबकी तवज्जो है तो मुझे तो इंडिपेंडेंट तवज्जो चाहिए ना, वन ऑन वन चाहिए, अकेले को चाहिए। तो वो सिस्टम से निकल के कुछ अलग करता है बच्चा, शैतानी करता है, गड़बड़ करता है। आइए सब पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, सब बच्चे बैठ जाएं, मैं खड़ा हो गया। जो सब कर रहे हैं उससे हटके करने वाले बच्चे का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप ये फील करा देंगे कि अटेंशन में देता ही उसको हूँ जो सब सिस्टम में आ जाते हैं, तो बच्चा सिस्टम में आना ही प्रेफर करेगा। आप उससे बोलें बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कह रहे हैं यस मुझे मिल रही है अटेंशन, यस और दे दो मुझे अटेंशन, और खड़ा होता हूँ। अब मैं रोज खड़ा हूँगा क्योंकि मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे सुनना था मुझसे कि तुम बैठ जाओ। अब हम वन ऑन वन हो गए, मुझे वन ऑन वन होना था। तो अगर बच्चे को वन ऑन वन होने की ख्वाहिश है और उसको बैठे बैठे पूरी हो रही है तो वो नहीं खड़ा होगा। तो अगर हम बच्चे को स्कूल में बुला रहे हैं, स्कूलिंग के लिए बुलाया है, तो स्कूलिंग का एक पर्पज़ है। बस मुझे आप कैमरे में से देखें ताकि आप कैमरा सही जगह पॉइंट करें। तो अगर आपने स्कूलिंग के लिए बुलाया है तो जिस शख्स ने बुलाया है कि उसको स्कूलिंग के पर्पज़ का नहीं पता या वो सोच समझ के स्कूलिंग नहीं कर रहा, तो वो अपने रेप्लिकास तैयार कर रहा है और ये नहीं सोच रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये बच्चे से क्यों हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ मैं इसको 1 2 3 लिखना सिखाऊंगा, अलिफ बे पे लिखना सिखाऊंगा, ABC बोलना सिखाऊंगा, मेरा पर्पस पूरा हो गया। मैं तो इसलिए बुलाया था बच्चों को, चलो बच्चों ABC निकालो करो, चलो बच्चों। एक्चुअली बच्चा ABC नहीं कर रहा, वो तो ये कर रहा है, ये सीख रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि हमें चूंकि पता ही नहीं है कि बच्चा हमसे ABC नहीं सीखेगा, हमारे मुंह से वो कुछ नहीं सीख रहा, वो हमारे एक्शंस पहले एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप सिर्फ मुंह से सिखाना चाहेंगे आपको बहुत एफर्ट लगेगी, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सिर्फ किसी को बोल बोल के कुछ सिखाना चाहते हैं, आप गौर करके देखिए, आप सिर्फ बोलते रहें ये रीडिंग तुम्हें याद करनी है, तुम्हें ये रीडिंग याद करनी है, बहुत मुश्किल है रीडिंग याद करवाना किसी बच्चे को। लेकिन वो ये सीख लेगा ये करते हैं, ठीक है, अब वो भी घर जाके ऐसा किया करेगा, उसको ये आ जाएगा उसको। तो सबसे पहले तो जो स्कूलिंग करने जा रहे हैं, रिंग मास्टर जो है ना, उसको ये पता हो कि मेरे एक एक एक्शन के इम्प्लीकेशंस हैं और अल्फाज से ज़्यादा एक्शंस की इम्प्लीकेशन है। तो मेरे अल्फाज, मेरे एक्शंस, मेरे सोचे समझो, मैं ट्रेंड हूँ इसमें, मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में, तो फिर मुझे इस काम में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि ये स्कूल आज पहली दफ़ा तो नहीं बन रहा, हज़ारों साल से इंसान जिंदा है। ईसाई या ज्यूइश हिस्ट्री उठा लें तो वो कहते हैं जी 10,000 साल से इंसान जिंदा है, उनकी अपनी एक रिसर्च है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा साल से हो।
इस्लाम के पास तो गुंजाइश है ना इस बात की, वो फिक्स नहीं करते। उन लोगों के लिए बड़ा मजबूरी है कि उनको डेट फिक्स करनी पड़ती है कि इस डेट को ये हुआ था, क्योंकि उसके बाद उस डेट को ये हुआ था, उसके बाद इस डेट को अजीज़ा पैदा हो गए थे, तो अगर इस डेट को ये हुआ था तो ये नहीं हो सकता था, तो वो लोग फंस जाते हैं। हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी 10,000 साल हो या 1 लाख साल हो, इट डजेंट मैटर टू अस। लेकिन बाहर उनकी हिस्ट्री में नोन 10,000 साल से तो इंसान है ना, 10,000 साल में कितने लोग आ गए होंगे। आज 8 अरब हैं इस दुनिया में, उससे पहले कितने, हर 30 साल में जनरेशन गुजर रही है, एक जनरेशन गुजर रही है, कितने लोग आए होंगे। तो इंसान का ज़िंदा रहने का तरीका पता है क्या है? इंसान के अंदर रहने का तरीका ये है कि उसने सीखा कि हिरन का शिकार मैंने कैसे किया, उसने अपने अगले नस्ल को बताया कि बेटा हिरन का शिकार ऐसे करते हैं, तो उसकी नस्ल सर्वाइव कर गई, दूसरों से ज़्यादा सर्वाइव कर गई। उनको नहीं आता था हिरन का शिकार करना, इसकी नस्ल को आ गया। इससे शिकार करते करते कुछ नई चीज़ें लर्न की, ओहो ऐसे और बेहतर शिकार हो सकता है। उसने अपनी अगली नस्ल को बताया कि ऐसे होता है बेहतर शिकार। उसने कहा अरे वाह, हम और सर्वाइव करते हैं, और बेहतर सर्वाइव कर गए। इनका कबीला बड़ा हो गया, इनको खाना ज़्यादा मिलता था क्योंकि इनको हिरन का शिकार अच्छा करना आ गया था। जब ये और फारिग होने लगे, तो जब वक्त फ्री मिला, पेट भरा हुआ है बैठे में, तो और दूसरों पे हुक्मरानी करने का सोचना शुरू कर दिया। हिरन तो है ही हमारे, अब मैं दूसरों की भी को भी अपनी मर्जी से चलाऊँ। दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर गए। हर नस्ल पिछली नस्ल अगली नस्ल को अपनी लाइफ लॉन्ग विजडम्स पास ऑन करती है, ठीक है। ये विजडम पास ऑन करने का प्रोसेस है स्कूल। वरना अगर बच्चा स्कूल नहीं आता, सिर्फ ABCD 1 2 3 सिखानी है, तो वो घर में ट्यूटर भी कर सकता है। ट्यूटरिंग एक अलग चीज़ है ना, लैंग्वेज की ट्यूटरिंग करानी है आपको, ये बिल्कुल एक बहुत आसान छोटा सा काम है। लैंग्वेज की ट्यूटरिंग करानी है, मैथ्स की ट्यूटरिंग करानी है। ये ट्यूशन अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़े, मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, बेसिक, बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक सा बच्चा, और वो 12-15 साल का हो जाए, मेरे पास भेज दें, मैं उसको 1 साल में मैट्रिक करा दूंगा। क्योंकि बच्चा खुद ही लर्न कर रहा होता है चीज़ें, उसका माइंड मैच्योर हो रहा होता है। एक मैच्योर माइंड वो सारी बातें बड़ी बेहतर तरीके से सीख लेता है। आप इतना टाइम लगा रहे हैं लिखने में, वेट कर लें, खाली कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ इंतज़ार कर लें। वो बच्चा 8-10 साल का होकर आपको इतना अच्छा खुद ही बहुत जल्दी जल्दी पिक करके आगे निकल जाएगा। बस उसका जहन इस बात के लिए तैयार हो कि चीज़ें सीखते कैसे हैं, उसको आ जाए, वो लर्निंग से भागने वाला ना हो, वो बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद ना हो चीज़ों के अंदर, वो लोगों की बात सुन के समझने की उसके अंदर सलाहियत हो। एक लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता उसको, आप 12 साल की उम्र दे दें मुझे, मैं उसको साल भर में मैट्रिक करा दूँगा, अगर वो सीखने की उसमें ख्वाहिश है तो। इसका मतलब है कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं कि 1 सीख लो, अलिफ सीखो, अलिफ सीखो, लेकिन हम ये नहीं हमें आता कि उसको तैयार कैसे किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि अगर मैं इस दीवार पे एक पेंट करूँगा ना, ऑयल पेंट करूँगा, तो पता है क्या होगा, 1 हफ्ते बाद वो ऑयल पेंट उखड़ जाएगा। फिर मैं नाराज़ होकर चला जाऊँगा, फिर मिस फिनिश आएँगी, वो इस पे ऑयल पेंट करेंगी, 1 हफ्ते बाद वो उखड़ जाएगा, फिर वो नाराज़ होकर चली आएँगी, दीवार ही ख़राब है। फिर उसके बाद मिस हूर आएँगी, वो ऑयल पेंट करके चली आएँगी। हम एक दूसरे को नहीं बता रहे कि मैं भी कल गया था, ऑयल पेंट किया था, उखड़ गया था, आप कुछ और ट्राई करना। हमने नहीं बताया एक दूसरे को। हर दफ़ा एक ही चीज़ दोबारा से होती है, फिर वो गलत होती है, फिर पूरी नस्ल तबाह हो जाती है, फिर हमें कहते हैं कि कोई और आके कुछ और देख ले, हमारी तो कोई लर्निंग पास ऑन नहीं है। आप एज़ अ टीचर बता दें, आपके पास कोई किताब है जिसमें आपको बताया हो कि इससे पिछली नस्ल ने तालीम के मैदान में ये सब चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं, उसमें से ये वाली अच्छी हैं, ये वाली गलत हैं, ये मत करना, ये कर लेना, हमारा ये तजुर्बा है, इसके ऊपर अब और मज़ीद बिल्डअप ऑन करो, शाबाश। ये कहीं कोई आपको मिल रहा है, कहीं किसी जगह सिखाया जा रहा है आपको? एज अ मदर तो सिखाया जा रहा होगा, है ना? आप लोग सारे माशाल्लाह 8,000 10,000 साल की नस्ल से होते होते अब आप भी मदर बन गए, तो आपको सिखाएगा होगा आपकी मदर ने कि 10,000 साल में हमने सीखा बेटा कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, बहुत पुरानी चीज़ है। तो जब पैदा होगा पहले ये होगा, ये मसले होंगे, उसके इस बात पे ना ये लफ्ज़ बोलना, ये लफ्ज़ मत बोलना, ये लफ्ज़ बोल के हमने देख लिया इससे ये नुकसान होता है, तुम ये वाले अल्फाज बोलना, ये बातें हमें कोई नहीं सिखा रहा। ये विजडम हम कैरी ना करने की हमें आदत हो गई। हमें ये आदत हो गई है कि हम पीछे वाले से उसके 10,000 साल का रिकॉर्ड नहीं लेना चाहते, हम दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, फिर से वो सारी गलतियां करेंगे। और इतनी छोटी सी उम्र है हमारी, देखें ना कि आप इस 10,000 साल की विजडम को लेकर कोई निचोड़ निकला होगा कि मैं आपसे कहूँ बादाम सेहत के लिए अच्छे हैं, बादाम भिगो के सेहत के लिए अच्छे हैं, बादाम भिगो के छिलका उतार के सेहत के लिए अच्छे हैं, बादाम भिगो के छिलका उतार के क्रश करके सुबह निहार मुँह खाने में सेहत के लिए अच्छे हैं, इसमें 200 साल गुजर गए।
2 साल की विजडम है, कर करके कभी ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया। 2 साल की विजडम में मैंने आपको बताया बेटा बादाम, आपने कहा है बेकार की बात है। 200 साल की लर्निंग छोड़ दिया, आवाज शुरू से नया बादाम खाएंगी। फिर आप 60 साल बाद कहेंगी शायद भिगो के खाना चाहिए था। अभी आप यहीं तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप 200 साल की विजडम अपनी पूरी उम्र में नहीं हासिल कर सकते। और कहाँ कि हम ह्यूमैनिटी की हजार साल की विजडम से हम डिस्कनेक्टेड हैं। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि हम डिस्कनेक्टेड हैं अपनी विजडम से। क्यों डिस्कनेक्टेड है, इसकी पूरी स्टोरी है। ये कल ट्रेनिंग के दौरान भी मैं डिस्कस कर रहा था कि वो जब हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, तो फिर हमारा ये कनेक्शन लूज हो गया था। वहाँ पे हम पे एक रूलर हम पे रूल करने आ गया था, और ये गुलाम और आका के साथ ये मसला होता है कि गुलाम अपनी विजडम को भूल के आका की विजडम को अडेप्ट कर लेता है। ये नेचुरल है, ये इंसान के साथ होता है ऐसा। ठीक है, मैं पॉज करें जरा। पहली बात तो ये समझ में आई कि हमारे डिस्कनेक्ट जो है ना, डिस्कनेक्ट की एक वजह है कि हम अपने कल्चर से नाला हो गए थे। क्योंकि हम एक कल्चर में थे, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर था, उसमें हमारी हज़ारों साल की लर्निंग थी। और कुछ सी बड़ी ख़ास बात भी थी उसमें। ख़ास बात ये थी कि इतना बड़ा एम्पायर से पहले जो है वो कलेक्टिवली खड़ा नहीं किया गया था। तो कुछ अच्छा भी किया था, कुछ गलतियां भी थी, कुछ सीख भी रहे थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर हाकिम हो गए, तो हम कल्चरली बीच में आ गए कि हम इधर के हैं कि हम उधर के हैं। कुछ अर्से हमने उनका बाइकआउट टोटली कर दिया, एजुकेट होना ही बंद कर दिया। हमने अपनी एजुकेशन ही बंद कर दी थी, लोगों ने तालीम हासिल करना छोड़ दी थी। फिर हमने देखा कि ये तो हम बिल्कुल ही, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से। फिर हम जब दोबारा रीस्टार्ट किए तो इस बात में 100 साल निकल गए थे। तो सोचिए 100 साल बाद आज आप तालीम हासिल नहीं करें, आपके बच्चे नहीं करें, उनके बच्चे नहीं करें, फिर तालीम, तो अब वो कितना पीछे रह जाओगे। फिर जब पीछे से आए तो वो फिर पूरी तरह से हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। यहाँ तक कि अब हमारे पास जो भी कनेक्शन है हम एक्चुअली वहीं से कनेक्टेड हैं। हीरो हम किसे कहते हैं, हम हीरो की डेफिनेशन हमारे पास वही है जो उनके पास है। अच्छा, वो यहाँ तक जो भी उनका कल्चरल विजडम थी, उनकी जो भी विजडम थी, विजडम एक दिन में नहीं आती, विजडम पूरी जनरेशन हज़ारों साल की लर्निंग से आती है ना, गलतियां करके आती है। वो अपनी विजडम से यहाँ तक पहुंचे थे, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमने ये ऐसे ही ले लिया। विजडम से जब आते हैं ना कोई चीज करते हुए, तो आप उसकी गलतियां, अच्छाइयां, कमियां हर चीज के हिसाब से एडजस्ट करके आते हैं। जैसे कि इनके हिसाब से डेमोक्रेसी होनी चाहिए, झूठ नहीं हो सकता तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, झूठ नहीं बोल सकते तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, धोखा नहीं दे सकते तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, करप्शन नहीं कर सकते तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमने डेमोक्रेसी तो ले ली, लेकिन हमने वो उनकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग थी ना कि झूठ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास ये विजडम नहीं है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। विजडम एक्सपीरियंस से आती है। आप बार बार किसी कुछ खास तरह के लोगों से मिलेंगे, आप समझ जाएंगे इस तरह के लोगों से नहीं मिलना चाहिए। बार बार कुछ खास लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप समझेंगे इस तरह के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई आपको एक नाम मिलेगा, उस नाम को आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, आप उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, उस नाम के साथ आप 25 साल गुजार लेंगे, फिर आपको लगेगा कि गलती हो गई। 25 साल बाद आपको पता चलेगा ये गलती हो गई, ये सही नहीं था, नतीजा अच्छा, जो मैं समझ रहा था ना वैसा नहीं था। तो हमारे एक्सपीरियंस से विजडम आती है। अब इस विजडम का क्या होगा जो 25 साल बाद मुझे आई, मुझे अपने अगले को देनी है, लेकिन मेरा अगला फिर रीसेट कर रहा है, कहने नहीं मुझे आपकी विजडम चाहिए, मैं तो दोबारा से बनाऊंगा, मैं अपनी चॉइसेस खुद करूँगा। चॉइसेस खुद करो। जैसे कि वो रॉकेट का बड़ा अच्छी मिसाल है कि रॉकेट जिस तरह से बना, वो एवोल्यूशनरी रॉकेट बना ना। चांद पे जो हम गए तो सबसे पहले एक धमाका करके देखा था, वो कामयाब नहीं हुआ, 20 साल लगे होंगे उसमें। अगले साइंटिस्ट जो आया उसको बता दिया हम ये कर चुके हैं, ताकि तुम्हें पता चल रहा है कि ये कामयाबी रही, हम इसको कामयाबी मानते रहे, इसको नाकामी मानते रहे, अब तक हमारा तजुर्बा है, आगे तुम देख लो। तो अब अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ के आता है कि अब तक क्या हो चुका, फिर वो उस पर कुछ काम करता है, जो अच्छा हो चुका उसको मजीद बेहतर करता है, जो नहीं हो सका उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों पे काम करता है। फिर वो अपनी किताब लिख के जाता है, अब मेरे 50 साल के तजर्बात, पता चला अब हमने यहाँ तक सीख लिया कि यहाँ से तो बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा जी, फिर उसके ऊपर फिर दूसरे लोगों ने काम किया, तो इट टुक जनरेशन्स। और आज वो जनरेशन यहाँ तक पहुँच गई है कि वो सोच रहे हैं कि हम ये सीख चुके हैं कि वेटलेसनेस की वजह से ऊपर बहुत हैवी मशीनरी लगाई जा सकती है, उस मशीन से एक रस्सी लटकाते हैं, उस रस्सी को पुली से बांधते हैं और यहाँ पे सामान लटकाया और वो उसने मशीन ने सामान खींच लिया और हमने एलिवेटर बना ली, स्पेस एलिवेटर बना रहे हैं। ये जापान अभी उस पर काम कर रहा है। सुनने में कैसे एब्सर्ड सी बात लग रही है, बेवकूफ़ी की, तो वहाँ से रस्सी लटकी हुई होगी, लेकिन इस पर काम हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेंडिंग स्पेस क्राफ्ट इज़ वेरी हाई। तो उसके बजाय उनको ये सोच रहे हैं कि इसमें तो कोई फ्यूल ही नहीं लगेगी,
क्योंकि वो तो वेटलेस है, वो तो इजीली पुल कर लेगा। तो खैर इस पे काम चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये थ्रू जनरेशन हुआ। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो स्पेस एलिवेटर पे जापान काम कर रहा है, और जापान काम कर रहा है एस्टेरॉइड्स के ऊपर से सैंपल्स कलेक्ट करने में। एक बहुत दूर, हमसे बहुत दूर एक पत्थर उड़ता हुआ जा रहा है, जापान से एक रॉकेट जाता है, उस पर जाके बैठता है, अपनी पंजे गाड़ता है, उसमें से एक मशीन निकलती है, उस मशीन में से उस पत्थर में से चीज़ें कलेक्ट करते हैं, तो दोबारा से रॉकेट उड़ता है। ये बाकी कोई नहीं कर रहा, ये जापान कर रहा है। क्यों? क्योंकि जापान के पिछले 100 साल में तजुर्बात होते 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 उनकी नेशनल जो स्पेस साइंस है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। कुछ वो शेयर करते हैं, कुछ वो नहीं भी करते ना। अपनी हमारी नेशनल ट्रेजर है ये नॉलेज। तो अमेरिकन नॉलेज जो है वो किसी और तरफ जा रही है, चाइनीज नॉलेज किसी और तरफ जा रही है। वो अपने अपने एरियाज के अंदर अपनी विजडम को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो इतनी लंबी हम बात करके इस पे आ गए कि हमारी स्कूलिंग की भी कोई विजडम ही होगी ना। मतलब हज़ारों साल से स्कूल चल रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ तो सीखा होगा हमने कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज आप 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, आपने देखा कि हर क्लास में हर दफ़ा ऐसा होता है कि 4 साल के बच्चे को ABCD की आवाज़ आ निकाली जाती है। एक्चुअली अल्लाह ताला ने गले में एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है कि जो 8 साल में जाके आ निकलता है। तो जो 6 साल के अंदर वो या 4 साल में आ करवा रहा है, आप क्या हंसेंगी? टीचर बहुत इम्पेशेंट है, मुझे पता है ये 8 साल में जाके निकलेगा। नाउ आई नो, मेरे पास इसका तजर्बा है कि ये अभी हो नहीं सकता। जिस चीज़ की आप कोशिश कर रहे हैं हो नहीं सकता। अब वो टीचर जो 4 साल के बच्चे को पहले साल में पढ़ा रही है, उसका पहला साल है पढ़ाई का, अगर कोई उसको पहले ही बता देता कि भाई ये वाली आवाज़ ना 8 साल में निकलती है, तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो सर पटके जा रही है कि ये आ क्यों नहीं निकल रहा, ये क्यों नहीं निकल रहा। तो ये जो ट्रांसफरेंस ऑफ विजडम है ये ज़रूरी है, इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये हम सबकी बहुत बड़ी कोताही रही है एज अ टीचर्स के हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सके। हम 20-20 साल पढ़ाते हैं, हम 25-25 साल, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग बड़ा डेडिकेटेडली जुड़ते हैं ना। 30-30 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, उनकी कोई राइटिंग नहीं है जिसमें ये पता चला हो कि ये सीखा मैंने, ये निचोड़ निकला, ये करना चाहिए और ये करती रही मैं सारी उम्र, ये करता रहा मैं सारी उम्र, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके बजाय इधर एफर्ट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस विजडम का मतलब ये नहीं होता कि जो उसने मना कर दिया उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए क्लोज नहीं, लेकिन आपको एक इंसाइट मिल जाती है, फिर आपको बेहतर ट्राई करने के मौके मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाला बैल जो है ना, ये लाल छड़ी से डरता है। आप हरी छड़ी भी मार लेना, लेकिन एक तो चीज़ पता चल गई कम से कम, हाँ लाल छड़ी। तो इस ही प्रोसेस के सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं कि हम अपनी लर्निंग विजडम हम आप तक ट्रांसफ़र करें और आप वो विजडम बच्चों तक ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आती है कि इस विजडम का रिकॉर्ड करना, इस विजडम के एक्सपीरियंसेस को होके गुजरना, ये कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा काम है। और किताब लिखने का वक्त तो अब हम लोगों के पास है नहीं। तो अब इस सिलसिले में जो है हमारे पास ये दूसरा टूल मौजूद है। तो अब आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो भी एक्सपीरियंस टीचर आके इसको डिलीवर करते हैं ना अपने स्पेसिफिक टॉपिक को, तो उसको चाहिए कि उसकी वीडियो बनाएं। उस वीडियो को हम इस तरह से खड़े हो कि उसको पता हो कि वीडियो बन रही है। तो अपने जो भी उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहते हुए वीडियो बनाएं, उसको लॉग करें। ये जो हमारी नॉलेज है, ये जो विजडम है, ये लॉग होनी चाहिए कि हमने ये सीख लिया, आइंदा से ये नहीं करना। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। तो MSCS का सबसे पहला बड़ा मसला ये था, मैंने यहाँ से शुरू किया था कि हमने जब ये सर्च करना शुरू किया कि पर्पस क्या है स्कूलिंग का, स्कूल क्यों भेजते हैं लोग, तो वो नहीं मिला हमें। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेस थी हमें हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में एजुकेशन क्यों थी, सबसे बड़ा जो रीज़न था ना एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का सबसे बड़ा रीज़न आप गैस करें क्या था। मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया, काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, काफ़ी रिसर्च किया, अनकन्वेंशनल तरीके से किया, लेकिन किया। मुझे तो सबसे बड़ा रीज़न मिला कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं अर्ली एजेस में। स्कूल भेजने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अम्मी को वक्त चाहिए। अगर यही ऑब्जेक्टिव था तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बुलाएं बच्चों को, बिठाएं, एंजॉय कराएं, खिलाएं पिलाएं, वापस भेज दें। बोल दें फर्स्ट आ गया, उनको ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको क्या आ गया, बस फर्स्ट आ गया ठीक है। कितना दफ़ा होता है कि पेरेंट को बच्चा 5 क्लास में पहुंच गया फर्स्ट आते आते, फिर पता चला उसको कुछ नहीं आता, बस फर्स्ट आता है। ठीक है, तो
क्योंकि पेरेंट इतना ज़्यादा एंगेज हो चुका है, उसको भी ये नहीं पता पेरेंटिंग कैसे करते हैं। हमें ये भी नहीं पता जीते कैसे हैं, हमें ये नहीं पता खुश कैसे होते हैं। हमें हमारी खुशी दूसरों के हाथ में होती है। जब कोई चाहे हमें यूं करे और हम गुस्से में आ जाते हैं, जब कोई चाहे हमें हल्की सी साइड मार दे हम रोने लग जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हमारे मुंह से गालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे लोग हमें कंट्रोल करते हैं, हमारा अपनी जात पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमने ये भी नहीं सीखा। तो इंसानियत के हैसियत से हम बिल्कुल नए इंसान हैं। मतलब अगर डार्विन सही होता तो बस बंदर के बाद हम ही आए। ऐसा लगता है हमें कि हम बस अभी अभी आए हैं, अब सब कुछ सही नए सिरे से देख रहे हैं और जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। पहले की विजडम तो हमारे पास कोई नहीं है। तो हमने जब ये सर्च किया कि स्कूल बच्चे को क्यों भेजना चाहिए, इत्तेफाक है कि उसी दौरान ये बात हो रही है 2004, 5, 6, 7, 8। उसी दौरान दुनिया में आईटी की रेवोल्यूशन आई थी। और आईटी की रेवोल्यूशन आने के बाद एक प्रॉब्लम ये था कि आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट बन गई थी। वहाँ मिलियंस ऑफ लोग ऑक्यूपाई हो रहे थे और आईटी के सेक्टर की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहा था कि जो भी लोग हम एम्प्लॉय कर रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है। तो उन्होंने रीफीडबैक दिया क्या एजुकेशन सिस्टम आप चला रहे हैं कि ये लोग हम हायर कर रहे हैं, हम मास्टर्स हायर कर रहे हैं, हम बैचलर्स हायर कर रहे हैं, हमारे काम नहीं आ रहे, हमारे मसले सॉल्व नहीं करके दे रहे। बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि वो शख्स जो स्कूल से नहीं गुजरा हुआ, फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की हुई, उसने ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन दे दिया। तो वो इन बच्चों में आप क्या विजडम पास ऑन कर रहे हैं? ये जो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने, हम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, बाहर वालों के तो सेट थे, वो तो हर काम को इस तरह से करते हैं कि वो विजडम को कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे फिर रीथिंक हो रहा था उसी दिनों में, जिन दिनों में हमारे साथ ये मसला हुआ था। हमें मसला क्यों हुआ था कि मेरा पर्सनली एजुकेशन के साथ बहुत लंबा बैकग्राउंड है। मॉन्टेसरी से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर ट्रेनिंग तक, हर जगह से अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका। उस एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे लगता था कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे पास, एजुकेशन सिस्टम के पास। तो उस ऑब्जेक्ट की तलाश में हम थे और दुनिया भी उसी की तलाश में थी और हम भी कुछ कंक्लूजन्स पहुँचे। इत्तेफाक है कि बाकी दुनिया भी सिमिलर कंक्लूजन से पहुँची, क्योंकि जब आप लॉजिकल लाइंस पर सोचते हैं तो एक ज़माने में एक ही तरह के कंक्लूजन्स निकलते हैं। एक ज़माने में बहुत कम होता है कि एक ज़माने में दो बिल्कुल अपोजिट कंक्लूजन्स निकलें। तो वो बात और दूसरी तरफ चली जाएगी, टेस्ला और आइंस्टाइन पे चली जाएंगी वापस आते। तो हमने ये देखा कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम ये होता है, या हम बच्चे को स्कूल कर दें तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हैं। हम क्यों बच्चे को स्कूल बुलाएं? अगर हम स्कूल बुला रहे हैं तो हम कम से कम ये 2-3 चीज़ें देनी चाहिए ताकि वो आगे तैयार हो सके। ठीक है, स्कूल करने का मकसद है उसको किसी फ्यूचर के लिए तैयार करना है। तो फ्यूचर के लिए तैयार करना है तो हमें क्या किस चीज़ के लिए तैयार करना है, इसके ऊपर तहकीक की तो हमें पता चला नंबर 1 बच्चे को लिटरेट होना चाहिए। लिटरेट का क्या मतलब है? लिटरेट का मतलब है कि बच्चे को अगर अंग्रेज़ी पढ़ाई है तो उसको अंग्रेज़ी पढ़नी आनी चाहिए, सिर्फ वो किताब नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने बुक 1 से बुक 10 तक पढ़ाई है तो बुक 1 से बुक 10 का मतलब ये नहीं है कि बुक 1 से बुक 10 के सवाल याद हैं उसे, बल्कि बुक 1 से बुक 10 एक मकसद था पढ़ाने का कि उसको अंग्रेज़ी पढ़नी आ जाए, अंग्रेज़ी लिखनी आ जाए। अगर पढ़ाना मकसद था तो पढ़नी आ जाए, लिखवाना मकसद था तो लिखनी आ जाए, बुलवाना मकसद था तो बोलना आ जाए, किताब से इर्रेस्पेक्टिव होकर। ठीक है, किताब ही में से आता है बस मुझे, तो ये आपने लिटरेट नहीं किया उस एरिया में। ठीक है, अगर बच्चे को मैथ्स सिखाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो उसको सिखाए हैं वो अपनी लाइफ में उनको यूज़ कर सके। सिर्फ उस किताब के सवाल हल करने आते हो तो आपको अभी आपने उसमें नहीं हासिल की लिटरेसी। ठीक है, तो पहली बात कि वो लिटरेट हो, ये मेरी डेफिनेशन है लिटरेसी की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लिटरेट हो। पाकिस्तान की डेफिनेशन लिटरेसी की है कि जो शख्स अपना नाम लिख सकता हो वो लिटरेट मान लिया जाता था पहले, अब थोड़ी बेहतर कर दी है। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस ये हो सकता है कि इतनी तेज़ी से माहौल चेंज हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी नई चीज़ें आ रही हैं और हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, मतलब मैंने एमबीए को पढ़ा है, इवन आईबीए के एमबीए को पढ़ा है, उनकी भी समहाउ इस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है कि वो इंतज़ार करते हैं कि अब टीचर कुछ देगा फिर हम कुछ लेंगे, उस वक्त तक वो बैठे रहेंगे।
मतलब आप आज आए हैं, चलें जी हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स करेंगे। ये हमारी बुक है, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। मामा मैं चुप होके खड़ा हो जाऊँ, ये हमारी किताब है, हमारी कोर्स आउटलाइन है। चलें अब आप बैठे रहेंगे, मैं 2 दिन तक ऐसे खड़ा हूँ, 2 दिन तक बैठे रहेंगे। सर पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे, सर बताएंगे, फिर हमें पता चलेगा अब क्या करना है। ये है ना, जब आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में ऐसा नहीं होता बेटा, ये गुलशन इकबाल का पूरे इलाके में सेल्स करनी है, आप चलेंगे मैं आपके पीछे भी चलूंगा, ऐसा नहीं करेगा वो। मैनेजर ने कह दिया सेल्स करनी है, अब जाओ निकल जाओ, शाबाश सेल्स करके आओ। यहाँ मैं एज अ मैनेजर खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ये कोर्स आउटलाइन है, ये टॉपिक्स हैं, ये किताब है, आप बैठे हैं फिर पढ़ लो। मैंने किताब बता दी, कोर्स आउटलाइन दे दी, सब कुछ कर दिया, खुद कर लो। खुद नहीं करना, खुद करने की प्रैक्टिस नहीं हुई हुई। कोई भी चीज़ खुद से लर्न करना, खुद से एजुकेशनल प्रोसेस में आगे बढ़ना, इसकी हम लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, दुनिया भर में नहीं हुई हुई थी। क्योंकि आईटी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बात की कि खुद से आपको कुछ नया करना था, तो उसकी तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं थी। तो दुनिया भी इस नतीजे पे पहुंची कि somehow we'll have to teach them how to learn, how to self learn। अब ये पूरा एक चैप्टर है कि सेल्फ लर्निंग किसे कहते हैं। आसानी से ये कर लेते हैं जो बच्चा ये महसूस करता हो कि मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे एक किताब दें, मुझे एक चैप्टर दें, मैं उसको पढ़ के समझने की कोशिश कर सकता हूँ। ये अफलातून नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि किताब कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसने किताब बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। यही डिफरेंस है कॉन्फिडेंस और एफिकेसी का। एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी होती है, अच्छा कॉन्फिडेंस क्या होता है? वापस ऊपर से, कॉन्फिडेंस ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, और मैं अपने अंदर हिम्मत जमा करूँ और फिर एक आया और छलांग लगा दूँ, हो सकता है हो जाए, हो सकता है। और एफिकेसी क्या है? मैंने ये इतनी दफ़ा किया हुआ है कि मुझे पता है कि मैं कर लेता हूँ, मेरा ख्याल नहीं है, मेरा अंदाज़ा नहीं है, मैंने इतनी दफ़ा कर लिया है कि अब मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस और एफिकेसी में बहुत फ़र्क है। कॉन्फिडेंस एक इमोशनल मेंटल स्टेट है और एफिकेसी एक्सपीरियंस है। तो हम ये समझते हैं कि एफिकेसी होनी चाहिए बच्चे के पास इस बात की कि मैं खुद से सीख लेता हूँ, मैं खुद से सीख लेता हूँ, या मुझे खुद से सीखने के रास्ते पता है। मुझे पता है कि टीचर की ज़रूरत होती है, यहाँ फंसते हैं, यहाँ टीचर के पास जाया जाता है। ये पूरा एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। मुझे पास ये 6 साल 8 साल का तजुर्बा है। मुझे पता है कि ये चैप्टर यूँ खोलते हैं, इसके मुश्किल अल्फाज यहाँ से निकालते हैं, जो बात समझ में नहीं आती वो हिसाब से पूछते हैं, अपने मसले उससे डिस्कस करते हैं और यूँ करके हम निकल जाते हैं। एक प्रोसेस है जिससे कि ऐसा ऐसा बच्चे को गुजार के हम उसको सेल्फ लर्न करना सिखा देते हैं। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग एक ऑब्जेक्टिव है, लिटरेसी एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है इंसान का बच्चा बना दें उसको, इंसान का बच्चा बना दें। इंसान क्या है? इंसान और हैवान का सबसे बुनियादी फ़र्क ही सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अभी मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है बहुत मज़े की, दिल बहुत चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ये इंसान कर सकता है, ये जानवर नहीं कर सकता। जानवर के सामने आपने दूध रख दिया बिल्ली के सामने, वो पी लेगी। वो ये नहीं कर सकती कि मेरा थोड़ा मैं बल्कि हो गई हूँ, थोड़ा आज नहीं पीती, वो पी लेगी, उससे हो जाएगा। चीज़ें हो जाती हैं जानवरों से। उसको आपने छेड़ा, पिन घुसाया, उसको डंडे से मारा, वो पलट के पंजा मार देगा, वो हो जाएगा उससे। अब अगर हम भी उन लोगों में से कि हमसे हो जाता है, तो आपको पता है ना, जब कोई जानवर थोड़ा सा रिस्ट्रेंड हो, पट्टा बंधा हुआ कुत्ते के, और आपके पास लंबा सा डंडा हो किसी शरारती बच्चे के पास, तो क्या करेगा वो? लोग, शरारती बच्चों को अच्छा लगता है कि कोई आपे से बाहर हो जाए, ये मज़ा आता है। आपे से बाहर हो लेकिन पट्टा बंधा हुआ हो, पट्टा बंधा हो, मुझे नुकसान ना पहुंचे, तो क्या करेगा? डंडा लेके कुत्ते को मारेगा, कुत्ते को वाव 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 वाव। लेकिन उसको पता है पट्टा बंधा है, मुझे कुछ कर ही नहीं सकता। वो टॉम एंड जेरी की एक थी ना, एक सीरीज, जिसमें टॉम जो है वो उसको मारता था कुत्ते को। तो हम एज अ मदर, एज अ फादर, बच्चों को बता दिया हमने, बेटा हमें पट्टा बंधा हुआ है, हम क्या करेंगे? हम चीखेंगे, हम चीखेंगे, हम चीखते रहेंगे।
तो एज ए पेरेंट हमने बच्चों को साफ साफ बता दिया हमें पट्टा बंधा हुआ है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा हमसे खेलता है, एंजॉय करता है, वो हम कुछ ऐसा करता है कि हम कहते हैं भाव 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 कितनी समझा रही हूँ, बोले जा रही बोले तुम कर नहीं रहे, ठीक है। तो वो हमें शाउट करवा के अच्छा फील करता है, अच्छा लगता है उसको कि वो किसी को ऑन ऑफ कर सकता है, ठीक ऑन ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने कर करके उसको समझा दिया है कि बेटा हमारे गले में एक पट्टा डाला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम जब चाहे हमारा स्विच ऑन करो स्विच ऑफ करो। तो ये तो उसकी सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन की कोई तरबियत नहीं हो रही। तो ये 3 एरियाज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए कि जिन पे हम काम करेंगे तो हम बच्चे को कुछ दे सकेंगे। इस माशरे में इन एरियाज को फोकस करके तालीम नहीं दी जा रही। इस माशरे में बच्चा दाखिल हो रहा है घर से जान छुड़ाने के लिए, और टीचर कह रहा है मुझे कुछ करके इसको 1 2 3 सिखानी है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। हम ये कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर मुझसे आप ग्रेड कराते हैं कि पहले क्या सिखा दो, अगर आप मुझसे ग्रेड कराते हैं कि पहले क्या सिखा दो, और अगर कुछ रह जाए तो क्या रह जाए तो कोई मसला नहीं है, तो पर्सनली मैं कहता हूं कि ये सिखा दो, बाकी रह जाए तो कोई बात नहीं, इसके बाद टाइम मिले तो इस पे काम कर लो, बाकी रह जाए तो कोई बात नहीं। जी, तो अगर आप मुझसे ये कहें कि बस सिर्फ एक काम करने का टाइम है, मैं 10 साल के लिए बच्चे को एजुकेशन के लिए ले रही हूँ, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए आप देते हैं, सिर्फ 5 घंटे मिलते हैं, इसमें तो भाई यही हो सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ बस सिर्फ यही करा दो, इधर सोचना भी नहीं। अगर कोई एक काम हो सकता है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिर्फ ये करा दो। कोई 2 हो सकते हैं तो इसको छोड़ दो, ये और ये करा दो। 3 हो सकते हैं, चलो अब ये भी करा दो, ठीक है। क्या हम इस प्रायोरिटी पे चल रहे हैं? हम इस प्रायोरिटी में चल रहे हैं, हम सिर्फ ये कराए जा रहे हैं, और ये भी लिटरेट बनाने के हिसाब से करा रहे हैं या बस याद करा रहे हैं। ये भी एक डिस्कशन है अभी हमारी कि वो लिटरेट बनता जा रहा है, वो चीज़ सीख रहा है, उसको लैंग्वेज बोलना आ रही है, या उसको सिखाया जा रहा है ये क्यों नहीं सीख हुआ। इस पर इतना फोकस हो गया कि उसको नफरत ही हो गई कि आइंदा कभी नहीं, किसी से जान छूट जाए मेरी, ठीक है। हम बच्चे को खेलना सिखा रहे हैं, खेलो तो वो कब खेलेगा, वो कैसे खेलेगा, ठीक है। तो एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, और लर्निंग हमेशा फियरलेस होती है तो लर्निंग होती है, फियर में लर्निंग नहीं होती। याद भी नहीं रहता कैसे किया था। आप कुछ ऐसे लोगों से एक्सपीरियंसेस सीखें कि जिनके सर पे बंदूक तनी थी, कुछ हुआ और फिर वो सामने वाले गिरा पड़ा था, तो वो बता नहीं सकेगा मैंने क्या किया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, बहुत फियर होता है, तो बस इंस्टिंक्टिवली हो जाता है कुछ, वो लर्न नहीं हुआ होता, वो सीख नहीं रहे होते आप। फियर के अंदर, प्रेशर सिचुएशन के अंदर लर्निंग नहीं होती। लर्निंग होती है जब आप ऑब्जर्व करने के काबिल हो, आज़ाद हो, सबसे आसान बात है। लर्निंग तब होती है जब आपको पता है कि मेरे पास गलती की गुंजाइश है, ठीक है। तो नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में होती है। और आप क्या करते हैं, आप स्कोर देते हैं 10 में से 2, अब सीख लिया उसने। नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में लर्निंग होती है, आप स्कोर कर रहे हैं उसको, आप जो है वो उसको पीयर्स के सामने खड़ा करके कह रहे हैं अब तुम सुनाओ, उसको नहीं आता, वो लर्न नहीं करेगा, वो रटेगा। खैर, किसी किसी सूरत में हम करते भी हैं, लिटरेसी के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसके लिए स्टेज सेट किया जाता है। हम लोग जो सीनियर टीचर्स हैं ना, ये सब इन चीज़ों गुजरे हुए हैं। ये आपको पता है कि जब किसी को सामने लेके आना है तो उससे पहले आप उसको तैयार करते हैं कि जब वो सामने आए तो कोलैप्स ना करे, वो सामने आए तो वो उस प्रेशर में ना हो कि वो लर्निंग से भागना शुरू कर दे, उसको लर्निंग से नफरत हो जाए। इसलिए हम एफिकेसी का सबसे बड़ा उसूल है बेबी स्टेप्स। एफिकेसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स क्या होते हैं? चीज़ों को इतना छोटा और इतना आसान कर दो कि उसका कदम बढ़ाना आसान हो जाए उसके। तो बेबी स्टेप्स के टारगेट्स रखे जाते हैं, हर कोई कर सकता है, तो उससे अगला रखा था ये भी हर कोई कर सकता है। चलो हम लोग सीखते हैं, सब बोलो 1 1, अरे वाह क्लास खत्म, सबको आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छा, ऐसी होती है क्लास, ये ऐसा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आया। बेबी स्टेप्स, फिर एक दिन आएगा वो 1000 भी बोल देगा, नहीं भी बोला कोई बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये था भी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था। जो महज़्ज़ब कौमें हैं ना, वो बच्चों को पहले सिखाती हैं
तभी इंसान पैदा होते हैं, वरना पढ़े लिखे जानवर घूम रहे होते हैं हर तरफ। उसको हल्का छू दो वो भौंकना शुरू हो जाता है, उसकी हल्की सी गाड़ी इधर हो गई वो भौंकना शुरू हो जाता है, उसकी दुकान के सामने कुछ कर दिया वो भौंकना शुरू हो जाता है, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया वो, मतलब पढ़े लिखे जानवर क्यों? क्योंकि ये नहीं है हमारे पास वो जो डिस्टिंक्शन है ना इंसान और जानवर में, वो हमने नहीं सीखी, हमें सिखाई, टाइम नहीं मिला किसी को सिखाने का। हमें इतना इंगेज कर दिया गया माश के साथ, इतना एसोसिएट कर दिया गया फिक्रे माश में, और हमें महसूस करा दिया कि कम खा के खुश नहीं रह सकोगे, आधी रोटी में मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमारे सब पेरेंट्स जो है ना वो रोटी पूरी करने में लगे हुए हैं। जब उनकी रोटी पूरी हो जाती है वो कहते हैं अब तुम्हारे बच्चा बगैर इसी के नहीं रह सकेगा, बहुत बहुत रोएगा, तो तुम्हें गालियां देगा कि मेरे सारे दोस्त एसी में रहते थे, मैं एसी में नहीं रहता था, तुम लग जाओ एसी बनाने में और घर में नहीं आना, इसका टाइम ना मिले कहीं तुम्हें। तो ये फिक्रे माश को इतना बड़ा बना के हमने रखा है कि वो हमारे पास टाइम नहीं है सोचने का कि हम बिल्ली के बच्चे ही पाल लेते, आसान हो जाता है। एक इंसान के बच्चे बिल्ली के बच्चे जैसे तो एक स्टाइल से पाल रहे हैं, हम उसको भी जाके दूध देते हैं, फिर हम अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, वो जैसे भी करे, अभी इसको भी खाना देते हैं, फिर हम मसरूफ हो जाते हैं, अब वो जो भी करे जैसे भी पले। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आज अपना लेक्चर एंड करते हैं इस इंट्रोडक्शन के साथ। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये अगर मेरी बात करें, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, आपको एक दिन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बाकी यहाँ जितनी भी सीनियर टीचर्स बैठी हैं ये भी माशाल्लाह 15, 16, 18 इस तरह के सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठी हैं, आप सबके अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, और जब हम काउंट करेंगे तो हमारी म्यूचुअल विजडम जो है ना वो माशाल्लाह मोर देन 100 ईयर्स की हो जाएगी मिला के, तो वो हम एक दिन में तो नहीं निकाल सकेंगे। दूसरा ये कि ये आज मैंने बोल लिया, लेटर ऑन अब जब भी मैं कभी बात करूँगा या कोशिश करेंगे सीनियर टीचर की जो बात करें, इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। आज ये बयान था, अब ये बयान नहीं होगा, अब ये हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप बात करेंगे ना तो फिर आप सीख रहे होंगे, जब मैं बात करूँगा तो आप सुन रहे होंगे, तो आप सुनने से तो नहीं सीखते, मैंने पहले ही बताया आपको, सुनने से तो कोई नहीं सीखता। थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप भूल जाएंगे कि क्या बात हुई थी, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, आपकी आदत में नहीं शामिल होगा ये। कल से मैं खुद ब खुद वही सब कुछ करने लगी जो सर ने कहा था, ऐसा नहीं होगा। आप वो खुद ब खुद वो तब करने लगेंगे जब वो करवा के मैं आपको दिखा दूँ। आपसे मैं ज़बरदस्ती वो करवाना शुरू कर दूँ और 1 महीने तक करवाता रहूँ, फिर आप वो खुद ब खुद करने लगेंगे, ऐसे सीखेंगे, बोलने से नहीं सीखेंगे। तो लेकिन ये बोलना इसलिए ज़रूरी था कि हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हों, कुछ चीज़ें हमारे पास एज अ डेटाबेस बने, आगे आने वाली जनरेशन के पास हम लोगों की विजडम जाए। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे हम। पहले देखेंगे लिटरेसी के अंदर क्या क्या सीखा है हमने, हम लिटरेसी कैसे देना समझते हैं, कैसे दी जाती है, क्यों इस पे क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, इससे क्यों स्टार्ट करेंगे। ये आपके रोज़मर्रा का काम है, ये रोज़ कर रहे हैं आप। जैसे कि मैं आपसे मिसाल के तौर पे, एक कुक है, एक शेफ़ है, उसने बहुत सारे सब शेफ्स हायर किए हुए हैं, तो उन सारे एक बंदा उसमें से रोटी लगाता है, एक वो करता है, और एक्चुअली पूरे रेस्टोरेंट का एक थीम है, उस थीम पे बात सबसे ज़रूरी है, लेकिन रोज़ आप रोटी लगा रहे हो, तो मैं रोटी पे भी बात करना चाहूँगा। भाई रोज़ाना आपका ये रोज़ का काम है, तो ये लिटरेसी आपका रोज़ का काम है, इसलिए इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा। लेकिन हम ये बार बार बता रहे हैं कि जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा, और फिर आप देखिएगा कि हमने हर चीज़ को इससे एसोसिएट करना है। जब लिटरेसी पे भी हम बात करेंगे तो उसमें भी हम इसको लिंक करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल किस तरह से हम बच्चे को देना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की आदत हम उसको कैसे देना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हमारे पास इस एक्सपीरियंस से गुजरे बगैर आए हैं, दूसरे स्कूल से डायरेक्टली यहाँ पे जंप इन किए हैं, सबसे बड़ा ही मसला ये है हमारे पास, सबसे बड़ा मसला यही है। अगर बच्चा सेल्फ कंट्रोल होता, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होता, तो बहुत बहुत आसानी से हम उसको लिटरेसी में आगे भगा सकते थे। और आप इसको बस एक नज़र में देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ यही मसला है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इस पर सबसे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन यस हम इस पर भी काफ़ी बात करेंगे, क्योंकि ये इस काम के लिए पेरेंट हमारे पास समझ रहे हैं कि वो इस काम के लिए भेज रहे हैं, तो हमें ये भी करना है। और साथ साथ हमें पेरेंट को भी एजुकेट करना है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़रूरी काम है, इस पर काम कर रहे हैं हम, सबसे ज़रूरी ये काम है। ये पेरेंट को भी एजुकेट करना है कि इस पे पहले हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के सुनने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। उम्मीद है ये डिस्कशन फ्रूटफुल रही होगी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करूँगा कि मेरी शक्ल आपको कम देखनी पड़े, आप लोग के पास पहले ही ये सारी बातें सुने हुए एक्सपीरियंस टीचर्स मौजूद हैं, वो ये बातें आपसे खुद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर
जहाँ मौका मिला वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।